हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ERRV के बारे में। आप लोगों ने इस पर्टिकुलर वर्ड को बहुत ऑफनली सुना होगा इफ यू हैड गॉन थ्रू सम ऑफशोर सेफ्टी रिलेटेड कंटेंट। तो ERRV का मतलब बेसिकली गाइस होता है इमरजेंसी रिस्पांस एंड रेस्क्यू वेसल। तो इसका नाम ही आपको बता रहा है कि ये एक ऐसा वेसल होता है जो बेसिकली रेस्क्यू करने में हमारा हेल्प करता है। ठीक है, तो इसके अगर हम डिप्लॉयमेंट की बात करें, बेसिकली हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो जितने भी हमारे ऑफशोर विंड फार्म्स हैं, वेदर इट्स इन अ कंस्ट्रक्शन स्टेज या फिर उसका ऑपरेशन स्टेज चल रहा हो, या फिर कोई भी ऑयल रिग है, ठीक है, या फिर कोई एक्वाकल्चर फार्म्स हो गए, कोई भी, मतलब आप ये मान लो कि कोई भी सबसी रिलेटेड वर्क हो गया जो कि क्रिटिकल है ऑब्वियसली, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसका मेन पर्पज़ ये है, जो भी सेफ्टी क्रिटिकल ऑपरेशंस वहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें बेसिकली असेस करना, मतलब बेसिकली जो भी सर्वाइवर्स हैं उनको असेस करना, ताकि उन्हें हम सेफ हेवन तक ले जा सकें। कुछ कुछ ERV जो होते हैं हमारे, वो ऐसे भी होते हैं जो कि खुद ही एक सेफ हेवन का काम करते हैं। अब जब मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ सेफ हेवन, तो इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी प्लेस जहाँ पे जो सर्वाइवर्स हैं उनको हम बेसिक ट्रीटमेंट दे सकें, वो रेस्ट कर सकें और रिकवर कर सकें। ठीक है, अब हर एक वेसल एक सेफ हेवन नहीं माना जाएगा। एक ऐसा वेसल जो कि इक्विप्ड हो इन पर्टिकुलर फैसिलिटीज़ के साथ, दैट विल बी कॉल्ड एज सेफ हेवन। तो बेसिकली इमरजेंसी को जब हम मैनेज करते हैं बेसिकली ऑफशोर वगैरह में, तो उस टाइम पे हमारा यही प्राइमरी पर्पस होता है कि जो सर्वाइवर्स हैं उन्हें सेट ड्यूरेशन, मतलब हम लोगों ने ऑब्वियसली कुछ टारगेट सेट किए होते हैं कि अगर एक हेलीकॉप्टर पानी में गिर गया, ठीक है, ड्यूरिंग लैंडिंग एट ऑफशोर इंस्टॉलेशन, तो उसे कितने मिनट में हम लोग को रिकवर करना है, मतलब बेसिकली उसको नहीं, उसके सर्वाइवर्स को कितने मिनट में रिकवर करना है। या फिर कोई मैन ओवरबोर्ड हुआ बेसिकली वेसल से, तो उसे कितने टाइम में रिकवर करना है। तो इन सब चीज़ों की लिमिट्स होती हैं। ठीक है, तो उन लिमिट्स में रिकवर करने के बाद उन्हें हमें पहुंचाना होता है। जो सेकंड हमारा टास्क होता है, सेकेंडरी कोर्स ऑफ एक्शन होता है, वो होता है हमारा सेफ हेवन में पहुंचाना। ओके, तो प्राइमरी कोर्स ऑफ एक्शन तो हो गया बंदे को निकालना विद इन द सेट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और सेकंड हो गया कि उसे सेफ हेवन में लेके जाना। ओके, तो आई होप आपको ये ERRV मतलब समझ में आया होगा। नाउ हम कुछ बेसिक फंडामेंटल्स ERRV के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली अगर अगर एक ERRV है तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जनरली होंगी। आपको ये तो पता चल गया कि ERRV को हम क्यों डिप्लॉय करते हैं। ओके, फाइन। तो यहाँ पे कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने मेंशन कर रखी हैं, सो इससे आपको क्लियर हो जाएगा मोर डीपली कि ERRV का बेसिकली फंक्शन क्या होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एरेंट वेसल आइडेंटिफिकेशन, सेफ्टी जोन इन्फ्रिंगमेंट्स, प्रिवेंशन एंड रिपोर्टिंग, कॉलिजन अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी। तो देखो क्या होता है कि कोई भी ऑफशोर इंस्टॉलेशन है या फिर विंड फार्म हो गया या फिर कोई भी मतलब ऑफशोर रिलेटेड प्रोजेक्ट है, तो उसमें सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट सबको पता है वेसल के संग कोलिजन होना, या फिर कोई एविएशन एयरक्राफ्ट वगैरह उनके साथ कोलिजन होना। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं ना, अपनी कोलिजन अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी बना के रखते हैं, जिसमें कि ये बहुत मतलब अच्छी चीज़ें करते हैं। लाइक हम लोग एक सेफ्टी जोन बनाएंगे, ये उसका पार्ट है, कोलिजन अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी का पार्ट है। हम लोग एक सेफ्टी जोन बनाएंगे, ठीक है, उस सेफ्टी जोन में सेफ्टी की वेसल्स को एंट्री देंगे। ठीक है, इमरजेंसी में कोई छोटा मोटा वेसल भी आ सकता है, बस इमरजेंसी के केस में। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट उस पर्टिकुलर जोन जो है उसको मॉनिटर करेंगे एएस के थ्रू, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो उन्हीं जो स्ट्रैटेजीज ये लोग यूज़ करते हैं कोलिजन अवॉइडेंस के लिए, तो उसको पर्टिकुलरली जो ERRV है, मतलब जो इमरजेंसी रिस्पांस एंड रेस्क्यू वेसल है, उसे सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है कि भाई अगर कोई ऐसा वेसल इसे दिखा कि जो इंटेंशनली, उसके मतलब आप देखो, आपको वेसल दिखने से पता लग जाएगा कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसका अगर इस ERRV को उसका एक पर्टिकुलर वेसल का बिहेवियर ऐसा लगता है कि ये सेफ्टी जोन में इंफ्रिंग करने वाला है, सेफ्टी जोन्स को वायलेट करने वाला है, तो बेसिकली वो उसे स्टॉप करेगा और उसे रिपोर्ट करेगा, उसके जो भी मतलब बिहेवियर उसे नोट करेगा। ताकि बिकॉज क्या होता है, जब आप इन जोन्स को लाइक सेफ्टी जोन को इन्फ्रिंग करते हो, मतलब बेसिकली आप उनके अंदर जाते हो बिना परमिशन वगैरह के, देन इट्स ऑफेंस बेसिकली, एंड देयर इज अ सेपरेट प्रोसीजर फॉर दैट, पेनल्टी वाइज। ठीक है, तो उसको रिपोर्ट करने के लिए देयर आर सम इन्फॉर्मेशन दैट ही रिक्वायर्ड। सो ये ERRV का रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो सब इन्फॉर्मेशन वो क्या है, वो कलेक्ट करेगा। Point number 2, provide close standby during oversight operations and helicopter operations and act as a safe haven। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ ऑपरेशंस होते हैं बहुत ज़्यादा रिस्की, लाइक ओवरसाइड ऑपरेशंस। अब ओवरसाइड ऑपरेशंस मतलब क्या हुआ, ये ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जहाँ पे बेसिकली आप मान लो किसी एज पे काम कर रहे हो इंस्टॉलेशन की, या फिर एकदम लाइक डेड एंड सेक्टर पे काम कर रहे हो जहाँ पे फॉल प्रोटेक्शन, फॉल प्रिवेंशन मेजर्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे रिस्क होता है कि पानी में गिर सकते हो। ठीक है, तो उस टाइम पे ये ऑपरेशंस को मानते हैं हाईली रिस्की ऑपरेशंस, दैट इज कॉल्ड ओवरसाइड ऑपरेशंस। ठीक है, इनमें बेसिकली क्लोज स्टैंड बाय प्रोवाइड करना, ERRV मतलब जो 500 मीटर सेफ्टी जोन है उसके अंदर आके क्लोज स्टैंड बाय प्रोवाइड कर सकता है, ताकि बंदे को अगर कोई इन केस गिरता है तो उसको हम जल्दी से रिकवर कर लें।
ठीक है। एज वेल एज जो हेलीकॉप्टर ऑपरेशन हम लोग के होते हैं तो उसमें भी एक क्लोज स्टैंड बाय कवर प्रोवाइड करना इंस्टॉलेशन को, तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। After that, radar watch during close standby operation, marine and aviation activities. Obviously, there are a lot of navigation equipment and marine radar installed in ERRV. तो उनको continuously monitor करना, कोई भी aircraft या फिर कोई भी vessel ऐसा है जिसका उसे behavior ऐसा लग रहा है कि भाई वो safety zone में infringe करने वाला है या फिर violate करने वाला है safety zone के procedures को, then उसे report करना, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, पोजीशन ऑफ ERRV वेरीज डिपेंड अपॉन द डे टू डे इंस्टॉलेशन। मतलब ऑब्वियसली जनरली पोजीशन जो होती है वो 500 मीटर सेफ्टी जोन के बाहर रहती है, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मल्टीपल इंस्टॉलेशन हैं एक फील्ड में, मल्टीपल इंस्टॉलेशन है तो ERRV की पोजीशन वेरी कर सकती है, ठीक है। मे भी हो सकता है हाफ डे वो एक इंस्टॉलेशन पर रहे और हाफ डे अनदर इंस्टॉलेशन पर, ऐसे ऐसे करके। तो वो बेसिकली डिपेंड करता है कि जो इंस्टॉलेशन उसकी कॉलिजन अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है, ठीक है। मल्टीपल इंस्टॉलेशन है तो उनकी स्ट्रैटेजी दी होगी वो थोड़ी बहुत डिफरेंट रहेगी। सो यू कैन रेफर द इंस्टॉलेशन स्पेसिफिक कॉलिजन अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी। पॉइंट नंबर 5, मॉनिटर द फिशिंग एक्टिविटी नियर द सेफ्टी जोन्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज जब फिशिंग हम लोग करते हैं देर इज अ रिस्क दैट कुछ भी जो इक्विपमेंट वगैरह है, ओके, वो नीचे गिरे, जो हमारी फील्ड है, ऑयल फील्ड है, उसमें गिरे और जो भी हमारा सबसी एसेट्स हैं उनको डैमेज हो। तो ऑब्वियसली फिशिंग एक्टिविटी को भी मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि ERRV बेसिकली करता है। कहाँ पे नेट्स डाले जा रहे हैं, उसके नीचे कोई सबसी एसेट तो नहीं है, बिकॉज इन सब की ट्रेनिंग ERRV को दी जाती है ऑलरेडी। जब उसे मतलब फील्ड दी जाती है भाई आपको ये मॉनिटर करना है, तो उस टाइम पे उसे बताया जाता है भाई यहाँ पे सबसी एसेट्स हैं, तो यू नीड टू मॉनिटर दैट। जो फिशरमैन है खासकर उन पे ध्यान रखना कि वो लोग यहाँ पे अपने नेट्स वगैरह को डिप्लॉय ना करें, ठीक है। और हमारे जो सबसी एसेट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें प्रॉपरली। पॉइंट नंबर 6, मॉनिटरिंग ऑफ नेवेट्स, एटन एंड मरीन पॉल्यूशन वॉच इन द इंस्टॉलेशन विक्टिनिटी। ऑब्वियसली कोई एक मरीन इंस्टॉलेशन है या फिर ऑफशोर इंस्टॉलेशन है तो उस टाइम पे उसमें बहुत सारे एटन्स, इट्स टू नेविगेशन सिस्टम्स, एज वेल एज बहुत सारी लाइटिंग्स वगैरह लगी होंगी, तो उनको मॉनिटर करना कि वेदर दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, बिकॉज वो बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नाइट नेविगेशन के लिए, ठीक है। बिकॉज नाइट टाइम पे अगर आप अपने स्ट्रक्चर को लिट नहीं करोगे या फिर लो विज कंडीशंस में आपका जो स्ट्रक्चर है प्रॉपरली लिट नहीं होगा, देयर आर चांसेस दैट एनी वेसल कैन कोलाइड इट विद योर इंस्टॉलेशन। तो उनको प्रॉपरली मॉनिटर करना, और अगर कुछ माल फंक्शन हो रहा है एटन वगैरह में या फिर कोई भी लाइट्स वगैरह में जो भी ऑफशोर इंस्टॉलेशन के आसपास या फिर उस पर लगी हुई है उसको रिपोर्ट करना OAM को, ताकि नेसेसरी मेजर्स ले सकें हम लोग, ठीक है। ये बेसिकली नेविगेशन सेफ्टी का एक पार्ट रहता है कि मॉनिटरिंग ऑफ नेवेट्स एंड एटम्स। पॉइंट नंबर 7, इंस्पेक्शन एंड चेक्स ऑफ रेस्क्यू एंड रिकवरी इक्विपमेंट, FRC, डॉटरक्राफ्ट एंड ऑल। ऑब्वियसली अगर एक ERRV है तो वो बहुत सारे इमरजेंसी और रेस्क्यू इक्विपमेंट के साथ लोडेड होगा, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ERRV की थी कि जो भी अपने इक्विपमेंट्स वगैरह हैं उनको प्रॉपरली चेक करते रहे और इंस्पेक्ट करते रहे, ताकि स्टेट ऑफ रेडीनेस हमेशा मेंटेन की जा सके, ठीक है। पॉइंट नंबर 8, मेंटेन लिसनिंग वॉच एंड कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग इट्स सर्विस ड्यूरेशन टू द इंस्टॉलेशन। तो जब भी जितनी भी टाइम के लिए एक पर्टिकुलर आपका ERRV एक इंस्टॉलेशन को सर्व कर रहा है तो उस टाइम पे उसे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन मैनेज करने पड़ते हैं, ठीक है, जो कि हो सकते हैं सेफ्टी जोन्स को मॉनिटर करते हुए किसी ने अगर उसे इन्फ्रिंग कराओ, उनके वॉयलेशन के रिपोर्ट्स हो गया, और बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेशन चेक्स वगैरह होते हैं, वो सब मेंटेन करके भी रखना उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पॉइंट नंबर 9, कंडक्ट वैलिडेशन ट्रायल्स टू चेक परफॉर्मेंस ऑन बेसलाइन रिकवरी एंड रेस्क्यू परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। अब देखो गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसलाइन रिकवरी रेस्क्यू एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। भाई मैंने आपको बताया कुछ टाइम पहले कि देर आर सम स्टैंडर्ड्स, ठीक है। एक बंदा अगर मैन ओवरबोर्ड होता है तो उसको कितने मिनट में रिकवर करना है, ठीक है। सैचुरेशन बेल अगर है वो अगर लॉस्ट होती है तो उसे कितने मिनट में रिकवर करना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ के क्या है ना, बेसलाइन स्टैंडर्ड्स बना रखें, और इस ERRV को, इमरजेंसी रेस्क्यू एंड रिकवरी वेसल को, उससे कंप्लाई करना पड़ता है कि भाई अगर आप हमारे इंस्टॉलेशन के साथ काम कर रहे हो तो आपको इस लेवल की स्टेट ऑफ रेडीनेस अपने वेसल पे मेंटेन करके रखनी है कि अगर इस पर्टिकुलर इवेंट में आपके वेसल को यूज़ किया जाए तो within that much duration of time you should be complying, you should be taking out that person and sending it directly to the safe haven, ठीक है। तो इन्हीं स्टैंडर्ड्स को हम कहते हैं बेसलाइन रिकवरी एंड रेस्क्यू परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ये समझ लो कि रेस्क्यू एंड रिकवरी स्टैंडर्ड्स होते हैं। अगर एक बंदे के बेसिकली मान लो कि कुछ भी ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है, 5 kg का, तो उसे कितनी देर में रिकवर करना है, तो उस वेसल को उसे रिकवर उतने मिनट में करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं करेगा तो ऑब्वियसली सिचुएशन वर्स हो सकती है और एक्सटेंट ऑफ डैमेज या फिर लॉस ऑफ लाइफ के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ठीक है। इंश्योर 100% कंप्लायंस विद इंस्टॉलेशन एंड ERRV डेटा कार्ड्स। तो दो टाइप के डेटा कार्ड्स यहाँ पे होते हैं, एक इंस्टॉलेशन स्पेसिफिक डेटा कार्ड और एक ERRV स्पेसिफिक डेटा कार्ड। सो इसे इंश्योर करना पड़ता है कि वो कंप्लायंस में है अपने डेटा कार्ड के अकॉर्डिंग और इंस्टॉलेशन डेटा कार्ड के अकॉर्डिंग। तो डेटा कार्ड कुछ नहीं, जस्ट एक आपको ये मान लो कि इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पैनल होता है ना, जैसा हम लोग
जो रोड टैंकर्स होते हैं पेट्रोलियम वगैरह को ट्रांसफर कर रहे होते हैं उन पे हम लोग इंस्टॉल करते हैं। लाइक दैट ये भी इंस्टॉलेशन पे होता है। तो ये बताता है कि पोर्ट साइड कौन सा है, स्टारबोर्ड साइड कौन सा है, उनमें क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं, लाइक क्रेन्स किधर हैं, लोडिंग एरिया किधर है, ऑफलोडिंग एरिया किधर है, अकोमोडेशन किधर है। तो ऑब्वियसली अगर एक वेसल जा रहा है कि एक न्यू वेसल जा रहा है एक न्यू इंस्टॉलेशन पे तो उसे नहीं बता रहता है। तो ये डेटा कार्ड्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं उन पर्टिकुलर वेसल्स के लिए टू आइडेंटिफाई ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ओके, सो दैट वेसल शुड बी अवेयर कि इंस्टॉलेशन में क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो आई होप ये आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर हो गई होंगी। नाउ लेट्स मूव टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ ERRV। सपोज आपका एक मरीन प्रोजेक्ट है जिधर आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या क्या बेसिकली रिक्वायरमेंट्स रहती हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये ERRV जरूरी नहीं है कि आप हमेशा एक बड़ा वेसल लेके जाओ, बिकॉज ERRV डिफाइन करते हैं, मतलब अगर ऑब्वियसली एक ऑफशोर का प्रोजेक्ट है तो आप एक वहाँ पे बोट लेके नहीं जा सकते, ठीक है। देयर आर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स दैट ही और शी नीड टू कंप्लाई इन ऑर्डर टू परफॉर्म एज अ ERRV रोल। तो बेसिकली रहता है कि ये ERRV को आप मतलब अपने छोटे प्रोजेक्ट्स पे भी इंस्टॉल करवा सकते हो या फिर जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए हैं, तो आप इन्हें अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। लाइक अगर आपका एक छोटा प्रोजेक्ट है देन रिड्यूस द लाइक एक्सटेंट ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। तो पहला रिक्वायरमेंट यहाँ पे बोल रहे हैं ERRV शुड हैव एटलीस्ट 30 मीटर and have capability of sailing 10 knots in calm seas and maintaining its position to wind force 7 on Beaufort scale। So बड़ी रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा डिपेंड कर लेते हैं हम लोग। उसका जो LO है, लेंथ ओवरऑल है, वो 30 मीटर एटलीस्ट रहना चाहिए, ठीक है। और काम सीज में एटलीस्ट 10 नॉट्स की स्पीड वो है वो शुड अटेन करनी चाहिए, ठीक है। लेस देन दैट इज नॉट बी अलाउड। और देर इज अ ब्यूफोर्ड स्केल। अब ब्यूफोर्ड स्केल बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा टाइप का स्केल हम लोगों ने डेवलप किया होता है कि जिसमें आप सीज को बेसिकली विजुअली मॉनिटर करके लाइक सी की कंडीशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हो वेदर द वेदर इज गुड और बैड, ठीक है। तो इसमें 1 to 10 रेटिंग देते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी माई नंबर्स आर इनकरेक्ट। 1 to 10 तक रेटिंग रहती है। तो 10 मतलब हार्श सीज, 1 मीन्स काम सीज। ओके, तो मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो में कवर करूंगा कि ब्यूफोर्ड स्केल को कैसे रीड करते हैं हम लोग। लेकिन ERRV should be capable of withstanding a Beaufort scale force of 7, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड, ERRV must have rescue zones with a max freeboard of 1.75 मीटर। अब कोई भी आप वेसल ले लो, मैक्सिमम टाइप ऑफ वेसल्स में देखोगे कि जो उनका पोर्ट साइड है और स्टारबोर्ड साइड है वहाँ पर रेस्क्यू जोन मेंशन रहते हैं। तो ये बेसिकली ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ से किसी भी हम विक्टिम को जो कि पानी में फॉल हुआ है उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। तो उस एरिया में हम लोग चाहते हैं कि कम से कम हम लोग का फ्री बोर्ड रहे। वाई? बिकॉज रेस्क्यू करने में ईजी होगा, क्योंकि अगर डॉटर क्राफ्ट या फिर FRC है तो वो जब हमारे पास आएगी उस विक्टिम को लेके रेस्क्यू जोन के पास, तो अगर फ्री बोर्ड वहाँ पे ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली हम लोग को कैजुअलिटी को वर्टिकली लिफ्ट करना पड़ेगा। उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा इन केस ऑफ हार्श कंडीशंस। सो दैट्स वाई आपको इंश्योर करना है कि स्पेसिफिकली एट द रेस्क्यू जोन फ्री बोर्ड जो है, मतलब जो सी है उससे ऊपर का वेसल का एरिया जो भी है वो 1.75 मीटर मैक्स हो, इससे ज़्यादा ना हो। पॉइंट नंबर 3, क्लाइंबिंग नेट्स एंड रेस्क्यू नेट्स एट पोर्ट एंड स्टारबोर्ड साइड। तो ये बहुत ज़्यादा यूनिक रिक्वायरमेंट है। आपका वेसल है, उसकी 2 साइड्स हैं, पोर्ट साइड, स्टारबोर्ड साइड। तो आपको इंश्योर करना है कि वहाँ पे एक सफिशिएंट नेटिंग रहे वहाँ पे, ठीक है, जो कि पानी के नीचे तक एक्सटेंड हो और वहाँ पे आप स्टोन्स पा सकते हो या फिर कोई भी मतलब सिंकर बांध सकते हो जिससे कि वो नेट जो है वो फ्लोट ना करे सरफेस पे। अभी बेसिकली इसका पर्पस ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक इंस्टॉलेशन को इवैक्यूएट किया गया, ठीक है, जो सर्वाइवर्स हैं वो पानी में कूद गए, ठीक है, वहाँ पे एक वेसल जाता है। तो कभी कभार क्या रहता है ना, क्रू जो है वो कम पड़ जाता है ERRV का, तो उस टाइम पे ये नेट्स क्या होंगे जो सर्वाइवर्स है वो यूज़ कर सकते हैं ताकि वो जो वेसल है उस पर क्लाइंब कर सकें इजीली, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। तो मेक श्योर दैट पोर्ट और स्टारबोर्ड साइड दोनों साइड पे नेटिंग हो। उसकी स्पेसिफिकेशंस के लिए इफ यू वांट टू नो जस्ट लेट मी नो, सो हम लोग उस पर एक डिफरेंट वीडियो बना सकते हैं। आफ्टर दैट पॉइंट नंबर 5, मस्ट बी इक्विप्ड विद नेसेसरी डेक एंड इमरजेंसी लाइटिंग, रेस्क्यू जोन्स, सर्च लाइट्स। सो जितने भी लाइटिंग्स है अपार्ट फ्रॉम योर नेविगेशन लाइटिंग उस पर रहनी चाहिए। प्रॉपर डेक जो है उसका वो प्रॉपरली लेट होना चाहिए। स्पेसिफिकली जो रेस्क्यू जोन्स है वहाँ पे प्रॉपरली लाइटिंग होनी चाहिए, बिकॉज इमरजेंसी में वही एक ऐसा एरिया है जहाँ से हम सर्वाइवर्स को अपलिफ्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 6, मस्ट बी इक्विप्ड विद FRC एंड डॉटरक्राफ्ट विद मैकेनिकल मीन्स ऑफ डिप्लॉयमेंट। आपने बहुत सारे शिप्स देखे होंगे, नॉट ओनली द ERRV, या फिर अगर आप रोरो वेसल्स भी देख लोगे या फिर कोई भी मतलब नॉर्मल शिप्स भी देखोगे तो उसमें आपको एक छोटी बोट दिखेगी रखी हुई। तो बेसिकली 2 चांसेस बनते हैं, या तो वो एक फास्ट रेस्क्यू क्राफ्ट FRC या फिर वो डॉटर क्राफ्ट, दोनों में से एक चीज़ होगी। तो बेसिकली इनका काम ये होता है कि अगर छोटी मोटी इमरजेंसी कभी होती है, फॉर एग्जांपल मैन ओवरबोर्ड हो गया या फिर कुछ टूल्स वगैरह गिर गया, ठीक है, जिसमें कि सिंगल कैजुअलिटी या फिर सिंगल पर्सन अफेक्ट होता है, तो उस टाइम पे क्या है, हम इसे 500 मीटर सेफ्टी जोन जो होता है उससे बाहर से लॉन्च करके रेस्क्यू करवा सकते हैं इजीली। मतलब पूरे वेसल को अल्टीमेटली उसके अंदर जाने के लिए लाइक 500 मीटर सेफ्टी जोन में जाने का जरूरत नहीं है और DP मोड को अटेन करने का जरूरत नहीं है। तो ये डॉटर क्राफ्ट और जो FRC होती हैं ये इस चीज़ को बहुत इजीली कर लेती हैं और रिस्क भी बहुत ज़्यादा कम होता है इसमें कोलिजन वगैरह का,
ठीक है। पॉइंट नंबर 8, मस्ट हैव अ हेलीकॉप्टर विंचिंग एरिया। अब हेलीकॉप्टर विंचिंग एरिया मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ से अगर फॉर एग्जांपल कोई कैजुअलिटी है जिसका आप ट्रीटमेंट ईआरवी के अंदर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल, और हेलीकॉप्टर आपके वेसल के ऊपर आता है एंड यू नीड टू शिफ्ट दैट कैजुअलिटी फ्रॉम योर वेसल टू द शोर बेस्ड स्टेशन। सो एट दैट टाइम हम लोग क्या करते हैं, एक हेलीकॉप्टर विंचिंग एरिया बनाते हैं अपने वेसल पे, मतलब हेलीकॉप्टर वहाँ पर लैंड नहीं कर सकता लेकिन कैजुअलिटी को हम सेफ अपलिफ्ट कर सकते हैं, मतलब बेसिकली उसे वर्टिकली ट्रांसफर कर सकते हैं हेलीकॉप्टर पे। तो इस हेलीकॉप्टर विंचिंग एरिया को हम लोग को बेसिकली स्टैब्लिश करना है एयरवी पे, ठीक है। और इसकी रिक्वायरमेंट्स भी टोटली डिफरेंट है जो कि एक हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 9, मस्ट होल्ड बिलो डॉक्यूमेंट्स एंड मैनुअल्स ऑन बोर्ड। अब बेसिकली क्या रहता है, वेसल्स जो होते हैं सी गोइंग वेसल्स रहते हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, और ये जो मरीन सेफ्टी ऑडिट्स वगैरह हैं उसमें हम लोग वेरीफाई भी करते हैं। तो यहाँ पे कुछ सर्टेन ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमेशा एआरवी पे हमेशा अवेलेबल रहने चाहिए, जिसमें से कि पहला है आईएमओ का आईएमसार मैनुअल पार्ट 3। तो ये बेसिकली एक ऐसी मैनुअल होती है जो कि इंटरनेशनल एरोनॉटिकल एंड मराइन सर्च एंड रेस्क्यू मैनुअल होती है। तो ये बेसिकली आपको हेल्प करती है कि अगर कहीं पे मरीन एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें आपको कैसे रेस्क्यू एंड रिकवरी करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें दी होती हैं। 3 मैनुअल्स होती हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो उसका पार्ट 3 एटलीस्ट अवेलेबल रहना चाहिए ईआरवी के अंदर, मतलब बेसिकली जो नेविगेशन ब्रिज है उसमें अवेलेबल रहना चाहिए। सेकंड इज इंस्टॉलेशन स्पेसिफिक ईआरपी इमरजेंसी रिस्पांस प्लान जो होता है उसका एक कॉपी आपके पास हमेशा रहना चाहिए। सो एटलीस्ट द ईआरवी क्रू शुड बी फैमिलियर व्हाट टू डू इन केस ऑफ इमरजेंसी। पॉइंट नंबर 3, इंस्टॉलेशन एडवर्स वेदर पॉलिसी। ऑब्वियसली एक हर एक कंपनी की एडवर्स वेदर पॉलिसी होती है, वो भी रहना चाहिए, बट इसके बारे में हम लोग एक अलग वीडियो में बात करेंगे। इसका इंपॉर्टेंस क्या है। एडवर्स वेदर पॉलिसी हम लोगों ने सेफ्टी पॉलिसी पढ़ी हुई है, क्वालिटी पॉलिसी एंड एनवायरमेंटल पॉलिसी, लाइक दैट एडवर्स वेदर पॉलिसी इज देयर। सो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। कॉपी ऑफ सेफ्टी स्टैंड बाय वेसल सर्टिफिकेट। कोई किसी भी वेसल को आप एज अ सेफ्टी स्टैंड बाय वेसल नहीं बना सकते, तो इसके भी सर्टेन स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर एक वेसल कंप्लाइड है सेफ्टी स्टैंडर्ड से टू बीइंग एज अ सेफ्टी स्टैंड बाय वेसल, तो उसका एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो दिस वेसल शुड होल्ड दिस सर्टिफिकेट एट द नेविगेशन ब्रिज। तो किसी भी टाइम कोस्ट गार्ड वगैरह अगर किसी को शक है लाइक ये कौन सा वेसल, तो वो लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 10, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो वेसल है ये एक्ट करेगा एज सेफ हेवन अगर एक बड़े प्रोजेक्ट में ये इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो सेफ हेवन कहलाने के लिए इस पे बेसिकली 4 एरियाज होने चाहिए। अगर ये 4 एरियाज पे अवेलेबल है देन इट विल बी कॉल्ड एज अ सेफ हेवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिकंटामिनेशन एरिया, सेकंड इज रिसेप्शन एरिया, ट्रीटमेंट एरिया एंड सैनिटरी फैसिलिटी। सो बहुत सिंपल वर्ड है, आई होप आप समझ गए होंगे। डिकंटामिनेशन जो भी बेसिकली ये बोलो अगर आप सी से आप लोगों ने रिकवर करें बंदे लोग को, तो उस टाइम पे डिकंटामिनेट करने के लिए, आफ्टर दैट रिसेप्शन वेटिंग के लिए, ट्रीटमेंट मेडिकल फैसिलिटीज के लिए एंड सैनिटरी फॉर द सैनिटेशन पर्पज ऑफ द सर्वाइवर्स। तो ये थी बेसिकली रिक्वायरमेंट एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एमरजेंसी रेस्क्यू एंड रिकवरी वेसल, ठीक है। सो आई होप आपके लिए क्लियर हो गया होगा। एंड किसी भी आप एक प्रोजेक्ट में जा रहे हैं तो मेक श्योर दैट आप लोगों पे एटलीस्ट जरूरी नहीं है वो एक वेसल हो, एआरआरवी बोट भी हो सकती है। सो इट्स अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा। सो अगर टिल आपके पास कोई भी डाउट है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो आई कैन आंसर देम very nicely to you. So I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye.